के पूर्व परिवहन विभाग में कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री के बाद लोकायुक्त की रेड और इस वजह से करोड़ों की अवैध संपत्ति का पर्दाफाश अब खुद सवालों के घेरे में है। कई सवाल हैं जो लोकायुक्त के सामने खड़े हो गए हैं। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ये नोटों के बंडल महज 28 लाख रुपए हैं। ये सोने की ईंट, ये चांदी महज 27 लाख रुपए के हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे। ये खुद लोकायुक्त ने कोर्ट में पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बताया। ये और बात है कि जब्ती के वक्त इसे करोड़ों का माल बताया गया था। 2 ठिकानों पर रेड हुई जिसमें कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और कॉस्टली घड़ियां वगैरह थी। सवाल ये है, क्या ये गलती है, लापरवाही या कुछ और? 7 करोड़ 98 लाख रुपए की जब्ती का दावा कोर्ट में 55 लाख क्यों हुआ? क्यों है लोकायुक्त और अदालत के दस्तावेजों में अंतर? 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर E7/78 और कार्यालय E7/657 पर छापेमारी की, जिसमें 7 करोड़ 98 लाख रुपए नकद, चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद करने का दावा किया गया। हालांकि सौरभ के नजदीकी घर E7/71 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो महज 100 मीटर की दूरी पर है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन यहाँ कुछ लोग आए थे। इसी तरह शरद जायसवाल के घर E8/99 पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नकदी से भरी कार का रहस्य, लोकायुक्त ने उसे क्यों नहीं रोका? आयकर विभाग ने उसी रात एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए बरामद किए। ये कार चेतन सिंह के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे सौरभ शर्मा ने खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज में एक कार E7 अरेरा कॉलोनी से निकलती दिखी। अब लोकायुक्त पुलिस की जांच की गहनता पर सवाल उठे हैं, जिसमें 2 डीएसपी, कई निरीक्षक और गवाह शामिल थे। 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर E7/78 और दफ्तर पर सुबह 7 बजे से छापा मारा। उसी दिन एक इनोवा कार जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकद थे, सौरभ के घर से महज 50 मीटर दूर से गुजरी। सौरभ के घर के पास 2:06 कार की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जो छापे के दौरान कार की नजदीकी को बताता है। कार चालक और उसके रहस्यमयी कनेक्शन का क्या है सच? वो गाड़ी जिसमें करोड़ों की नकदी और सोना होने की बात कही जा रही है, मिंडोरी जंगल में लावारिस मिली। ये कार रेड के इलाके के पास से गुजरी थी, फिर भी इसे रोका क्यों नहीं गया? क्या ये लापरवाही थी या कुछ और? सौरभ के वकील का तो यहाँ तक कहना है कि उस पर केस दर्ज करने का लोकायुक्त को हक ही नहीं है। छापा तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। जो लोक सेवक है ही नहीं, देखिए जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। इसकी FIR ही गलत दर्ज हुई है और छापा भी गलत है। एक और सवाल है, सौरभ के दफ्तर के सामने गाड़ी खड़ी थी जिसे लोकायुक्त ने छोड़ दिया। उसकी जांच में भी ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं। पिछले 7 साल में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में 3 मंत्री और कई वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं। इसी दौरान अनुकंपा के आधार पर एक कांस्टेबल को नौकरी मिलती है और वो करोड़ों के साम्राज्य का कथित तौर पर मालिक हो जाता है। हैरत की बात यह है कि इस दौरान किसी को उस पर शक नहीं होता और अब भी किसी को विभाग के लोगों पर कोई शक या उनसे कोई सवाल नहीं है। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। रोहित पांडे जी हैं, वकील, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IPS, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, उसके बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो बताएं अजय, क्या चल रहा है फिलहाल, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं, क्या है खास अपडेट? देखिए अमृत, बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। कई ना सिर्फ चौंकाने वाले तथ्य हैं, बल्कि चौंकाने वाली बातें इस लिहाज से हैं कि इस पूरे मामले में जितना संवेदनशील ये पूरा मामला है, जो देश भर में ना सिर्फ चर्चा का केंद्र है और जिसने मध्य प्रदेश की साख पर भ्रष्टाचार के मामले में बट्टा लगाया है, उस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की एक जांच एजेंसी किस तरीके से और किस लापरवाही पूर्ण रवैये से जांच करती है, इस बात के प्रमाण जो है तमाम वो दस्तावेज हैं जो कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं, वो गवाही देते हैं।
पहले जब कार्रवाई होती है तो लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद से मेरी बातचीत होती है और उस दौरान वो कहते हैं कि तकरीबन 7-8 करोड़ के आसपास का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है, और जिसमें नकदी से लेकर महंगी घड़ियां और तमाम ज्वेलरी से रिलेटेड बातें कही जाती है। उसके बाद जब कोर्ट में इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ प्रतिवेदन दाखिल किया जाता है तो उसमें 55 लाख रुपए महज जो करोड़ों की बात थी वो 55 लाख में तब्दील हो जाती है। आखिर क्या ऐसी कैसी लापरवाही रही लोकायुक्त अधिकारियों की? लापरवाही सिर्फ यही नहीं है, इसके पहले भी 2 से 3 दफा लापरवाही है और जो अधिकारियों की संवेदनशीलता थी वो उजागर हो चुकी है मामले में। इसके पहले जब सौरभ शर्मा और उनके करीबी और सहयोगियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया तो लोकायुक्त ने, तब लोकायुक्त इस गाड़ी को नहीं पकड़ पाई थी जो तमाम आसपास के इलाकों में घूम रही थी। जो तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, उसी गाड़ी में नकदी थी, उसी गाड़ी में सोना था जो देश भर में सुर्खियां बना। उसके अलावा कई और प्रमाइसेस ऐसे थे जिन प्रमाइसेस को कवर किया जाना चाहिए था, लेकिन लोकायुक्त के अधिकारी वो नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि सेंट्रल के जो अफसर थे, आयकर विभाग हो चाहे प्रवर्तन निदेशालय की टीम हो, उनको तमाम बड़ी सफलताएं मिली और जो लोकायुक्त को दस्तावेज मिलने चाहिए तो उससे ज्यादा दस्तावेज बरामद किए केंद्र की जांच एजेंसियों में। तो मतलब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने जांच के नाम पर कितना लचर रवैया अपनाया। ये सही बात है कि लोकायुक्त ने ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की हो और छापे की कार्रवाई की है, लोकायुक्त के पास पर्याप्त एविडेंसेस थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही हुई वो इस बार इशारा करती है कि जब बड़ी मछलियां पूरे मामले में निकलकर सामने आने लगी तो तमाम जो अफसर थे राज्य सरकार से जुड़े हुए, जांच एजेंसी से जुड़े हुए, उनके हाथ कपकपाने लगे और यही कारण रहा है कि कुछ चीजें छूटती चली गई या छोड़ते चले गए। उनको दोनों चीजों को समझना होगा अमृत। और तमाम यदि बातें करें तो अब जांच एजेंसियों के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज आ चुके हैं। आने वाले दिन इस पूरे मामले में बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले हो सकते हैं। तमाम और ऐसी खबरें निकलकर सामने आएंगी जब इसमें कई बड़े अफसरों के नाम सामने आएंगे और बड़े नौकरशाहों के अलावा कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आएंगे, पूर्व मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो दस्तावेज है और जो आयकर विभाग के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले नामों के बारे में हमें इशारा जरूर किया है, लेकिन इस बात का खुलासा करने से उन्होंने इनकार किया है। तो समझा जा सकता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले में जैसे जैसे परतें हटेंगी कई बड़े चेहरे बेनकाब होते चले जाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसा लगता तो है। और एक पहलू इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का भी मालूम पड़ता है। रोहित पांडे जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए। रोहित जी, इस मामले में लोकायुक्त और अदालत के जो दस्तावेज हैं उसमें अंतर की बात कही जा रही है, एक फर्क नजर आता है। इसके साथ साथ 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती और 55 लाख रुपए का दावा जो है वो कोर्ट में किया जाए। इस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अमृत जी, अभी अजय जी ने जो बात बताई कि लोकायुक्त पे जो सवाल उठाया है, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई पर्याप्त सबूत अगर मिले और उस पर्याप्त सबूत को ईडी को, देखिए लोकायुक्त का काम है कि अगर वहां पे शिकायत दर्ज होती है उसके बाद जो उसका काम है कि वो उसको सारी चीजें संज्ञान में लेकर के और सारे पर्याप्त जितने भी दस्तावेज होते हैं, जितने सबूत होते हैं, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, वो ईडी तक लेके जाना और पहुंचाना। देखिए ये जो अभी ये जो अमाउंट्स का जो अभी हेर फेर हुआ है इसको लेकर के तो यही कह सकते हैं हम कि मैं तो बड़ा हैरानी हो रही है इस बात को लेकर के कि इसमें अगर जांच अधिकारी भी शामिल हो रहा है, अगर इसमें पॉलिटिकल लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, नेता मंत्री से लोग जो जिस तरीके से अभी नाम सामने आ रहे, चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, इसको भी देख करके अगर देखा जाए तो कानूनी जो तौर तरीके हैं किस तरीके से कमजोर होती दिख रही है कि अगर एक कोई करप्ट, एक कोई ऐसा अधिकारी जो इतना अकूत संपत्ति बनाने के बाद, अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के बाद वो इस देश से बाहर फरार होकर के चला गया है और उसके बाद एक लावारिस गाड़ी में इतने पैसे और इतने सोने और जितने भी आइटम्स आर्टिकल्स मिल रहे हैं और जितनी भी और जब्तियां हो रही हैं, उसको देखते हुए अगर सरकार और एजेंसी जो जांच एजेंसीज हैं अगर उन पे सवाल उठेंगे तो मुझे लगता है तो ये तो खुली छूट दे रहे हैं उन लोगों को, उन अपराधियों को कि आप ऐसे अधिक संपत्ति बनाते रहिए और लोगों को खुश करते रहिए ताकि वो, देखिए आज क्यों कानून क्यों लाचार है, क्यों अदालतें जो है किसी को बेल दे देती हैं, क्यों वो बरी हो जाता है, इन्हीं लोगों की वजह से बरी हो जाता है। अगर कोई लोकायुक्त पे कोई सवाल उठाएगा, अगर जांच एजेंसियों पे कोई सवाल उठाएगा तो सही है। और आज की अदालतें करती क्या है, सबूत के आधार पर किसी को सजा होती है, सबूत के आधार पर किसी को बरी किया जाता है।
यही है। तो अमृत जी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर अगर ये लिपापोती होगी तो ऐसे लोग बाहर, और क्या है, ये वो इंडिया में भी रह करके, किसी हिंदुस्तान में आपके आसपास रह करके वो अपना अपना लेविश लाइफ जिएंगे। तो ये तो दुर्भाग्य है कि अगर सवालिया निशान उठाया जा रहा है तो उन पे भी जांच होनी चाहिए, जो जांच अधिकारी है, जो सही तरीके से निश्चित तौर जांच पर, नहीं। क्योंकि जो चीजें अदालत तक जानी है उससे पहले ही उसे फिल्टर कर दिया जा रहा है, तो बड़े सवाल खड़े होंगे ही। मुकेश जी, आप तो काफी वक्त तक महकमे में रहे हुए हैं। यहाँ पर रोहित जी जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं, जिस लूप होल का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीजें इस मामले में भी नजर आती हैं? इसे लापरवाही आप कहेंगे या कुछ और हो सकता है? देखो, इसमें अगर प्रेस स्टेटमेंट आप देखोगे ऑफिसर का, कि पहले कुछ हाई अमाउंट बता रहे हैं और रिकवरी जो बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कम है, तो इसमें दो एस्पेक्ट है। या तो जो ऑफिसर को जब पहले ब्रीफ किया गया था या उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी गलत दी गई थी कि इतना अमाउंट नहीं था या इतना रिकवरी नहीं हुआ, और उन्होंने प्रेस में स्टेटमेंट दे दिया। या फिर अगर वास्तव में इतनी रिकवरी हुई है और उसमें रिकॉर्ड में कम दिखाई है, तो बड़ा सीरियस एक लैप्स है ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर्स। क्योंकि जो भी मटेरियल, जो भी चीजें सीज होती हैं, चाहे कैश हो चाहे प्रॉपर्टी हो, उसका प्रॉपर सीजर मेमो बनता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। उसी हिसाब से कोर्ट में या जो अपने रिकॉर्ड में केस डायरी में उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। तो ये तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में या तो स्टेटमेंट रॉन्ग देते हैं, जल्दबाजी में कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि इतना रिकवरी हुआ और वो नहीं हुआ। अब ये तो फैक्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। हम लोकायुक्त की जो एजेंसी है उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड केस है, उन्हीं ने इनिशिएट किया है। अगर ये इतना उनके पास लाइजन होता तो उसके रेट नहीं होती और ये केस रजिस्टर नहीं, जो केस रजिस्टर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, प्रोफेशनल हम बात करें तो। अब इसमें यही है कि इसमें हमको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इसलिए चलेगी कि केवल लोकायुक्त पुलिस ही नहीं है जो उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें ईडी भी है, अदर एजेंसीज भी हैं। तो अब उसमें क्रॉस हो जाएगा कि एक्चुअली क्या था। अब जैसे आप बता रहे हैं कि आइसोलेटेड जगह एक व्हीकल मिला, तो उसको पुलिस को, उसको लोकायुक्त पुलिस को लिंक करना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है एंड हाउ टू लिंक टू दैट मैन, कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज के ऊपर लिंक करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है पुलिस अथॉरिटीज को। अगर डायरेक्टली उसके घर से सीज नहीं हो और किसी आइसोलेटेड जगह पे हो, तो उसके लिए प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस बनाने हैं और देखना है कि ये पर्टिकुलर पैसा या जो प्रॉपर्टी, जो ज्वेलरी या कैश, ये कहां से आया। ठीक है, ये तो उस प्रोसेस की बात आप बता रहे हैं। मुकेश जी एक बड़ा सवाल है आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय शर्मा हमारे सहयोगी हैं और काफी करीब से इस मामले को देख रहे हैं। आप अजय, आप भी सवाल ले सकते हैं मेहमानों से, लेकिन उससे पहले मुकेश जी एक बड़ा सवाल ये है, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लोकायुक्त के डीजी का ये स्टेटमेंट सामने आया सर, 7 करोड़ 98 लाख का, किसी और का नहीं, डीजी लोकायुक्त। बड़ी बात यह है कि इस स्टेटमेंट के सामने आने के कुछ मिनट बाद अगर मान लेते हैं हम, चलिए ये गलती है, 55 लाख रुपए की बात अदालत में कही जा रही है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि इसे एक फिगर भी है 7 करोड़ 98 लाख, पूरे 8 करोड़ नहीं है, ना ही 7 करोड़ है। तो यहां लगता है कि कुछ गेम है, और यह भी हो सकता है अगर कुछ गलतियां होती तो कुछ मिनट में एक आप उसे क्लियर करते या आप जानकारी जो है उसमें करेक्शन आप ला सकते थे, लेकिन ये चीजें काफी बाद में हुई हैं, तो इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश जी, नहीं, सवाल खड़े होने वास्तव में सही है, क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे ही। एक पर्टिकुलर सीनियर ऑफिसर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद रिकॉर्ड में कुछ और है, लेकिन एक्चुअली अभी हम इस पर इमीडिएटली हम रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक कि प्रॉपर डिपार्टमेंट लोकायुक्त उसको डील नहीं करे कि किस रीजन से, किस बेस पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया। ये तो वही बताएंगे कि उनको किसने बताया, कि क्योंकि डीजी जो होते हैं या सीनियर अफसर होते हैं वो तो देखते नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देते हैं। तो कई बार ये नहीं है कि मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का, पर कई बार ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग हमारी लाइफ टाइम में भी ऐसी इंसिडेंट आए हैं कि स्टेटमेंट जल्दबाजी में दिए जाते हैं, और जल्दबाजी में देने के बाद लाइक कोई
मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल एक मर्डर केस था। उस मर्डर केस में एक बहुत सीनियर अफसर ने जाते ही स्टेटमेंट दे दी, मतलब कुछ ज्यादा इंक्वायरी की नहीं, एंड ही गेव सम स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट बाद में इन्वेस्टिगेशन दौरान पाया तो कुछ और ही था। जी। तो इस तरह के हो जाते हैं कि जब सीनियर ऑफिसर जाता है वो प्रॉपरली कई बार ब्रीफिंग नहीं होती है। पर इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें सीजर का मामला है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक स्टेटमेंट चला गया, उनको सबको मालूम है, नीचे वाले अफसरों को भी मालूम है कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया है, कितना पर्टिकुलर कैश सीज हुआ है या प्रॉपर्टी जो सीज हुई है, उसका इमीडिएट कंट्राडिक्शन आना चाहिए था। ये मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं। लेकिन अब इसमें, क्योंकि इसमें और भी एजेंसीज हैं, इसमें रियली पता चल जाए ईडी इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। केवल एक एजेंसी नहीं है कि केवल एक एजेंसी पुलिस ही कर रही है। तो अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इनकम टैक्स भी उसमें आएगा, आपकी ईडी भी आएंगी, लोकायुक्त पुलिस भी होगी, और अब क्योंकि ये संज्ञान गवर्नमेंट के में है तो गवर्नमेंट भी इसको बड़ी सीरियसली लेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब तो, क्योंकि इसमें गलती तो कहीं हुई है, ये तो पर्टिकुलर या तो इंटेंशनल गलती हो सकती है, कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या नीचे के जो लोग हैं ये हेराफेरी कर देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही हम पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल मुकेश जी, आप आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहित जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये मामला लंबा खिंचने वाला है। आप क्या कहेंगे, ये जो चौंकाने वाले मामले सामने आए, या करोड़ों का मामला 55 लाख तक पहुंच गया है, अगला कदम क्या हो सकता है? जो ये चीजें कोर्ट में गई हैं, एक उम्मीद अदालत से भी आम जनता लगाए रहती है। देखिए, अभी मुकेश जी ने एक बात कही, वो बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि देखिए, बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं मुकेश जी। और मैं इतनी बात कहूंगा कि बहुत सारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनको अपडेट करने वाले जो नीचे के लोग, जो ऑफिसर नीचे के जो पुलिस वाले होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, वो उनका रोल होता है। तो अपडेट करना, अपडेट के बाद जो है वो कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो वहां उस मौके पे जाकर के वो मुआयना नहीं करते। मुआयना तो वो है कि उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो करते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से ये लिपापोती की जा रही है इस मैटर्स में, मैं तो यही कहूंगा कि ये एक छोटा मामला नहीं है, और सिर्फ ये एक सौरभ शर्मा से रिलेटेड नहीं है, एक आदमी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये मामला एक, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा एक तार जो है वो यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के, तो जितने लोग हैं जो इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ साथ जो विदेशों में बैठे लोग हैं वो भी लोग, क्योंकि इतना अकूत संपत्ति का रहना और करना और उसको इकट्ठा करना एक दिन की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि वो ऐसा, तो इस तरीके से जो इनको प्रोटेक्शन मिली है वो मिली भगत है बहुत बड़े लोगों को, और मुझे लगता है बड़े बड़े अधिकारियों की भी, और जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो नेता हैं, जो मुझे लगता है कि कितने लोगों को इन्होंने ऑबलाइज किया होगा और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी अभी जो रिपोर्ट सामने आई कि उसमें डायरी भी इन्होंने जब्त की है, डायरी में भी कितने लोगों के नाम आए। तो नाम का मतलब हुआ कि इस पैसे का, कहां से पैसा ये आया है और कहां कहां इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये इसकी जो चेन बनी है, इस चेन को पकड़ने की जरूरत है, तब जाकर के सही न्याय मिल पाएगा हमारी देश की जनता को। क्योंकि ये पैसा उन लोगों का है, देश की खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई का पैसा आज जो है इन लोगों ने एक मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर, आज यहाँ इंडिया का पैसा बाहर ले जाकर के जब रखा है। तो इन पे तो आप समझिए कि जनता का विश्वास टूट जाएगा कि अगर राजनीति और प्रशासन के और शासन प्रशासन के लोग आपस में मिली भगत करके ऐसे इस तरीके के मामलों का अंजाम देंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही दुखद घटना है कि ऐसे लोगों को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा देना तो चाहिए। लेकिन जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए, अब सैया भय तो डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये जो मामला है, तो जब कोतवाली जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर कौन बचाएगा, किसको पकड़ेगा? वो तो बचाएगा ही। वो पैसे को, कम पैसे को ज्यादा दिखाना, कम करना और एविडेंस को कहीं डिस्ट्रॉय करना, तो सबसे बड़े तो अपराधी वो लोग हैं जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिसअपियर कर रहे हैं, उन लोगों को भगा रहे हैं। तो लोगों को भगाना, उन अपराधियों को भगा देना और एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तो ये मामला देखिए, एक तरीके से, क्योंकि पैसे का मामला है,
इसमें बहुत लोगों को ऑबलाइज किया जाएगा कि मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मीडिया जैसे लोग, और मैं एनडीटीवी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग कम से कम इस चीज को उजागर कर रहे हैं। नहीं तो ये मामला दब जाता और कोई इसको फिर नेता लोग, मंत्री और भी जितने भी अधिकारी हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, वो तो इसको उजागर होने नहीं देते। वो तो सारा पैसा लोग आपस में बांट लेते, और बांटने के बाद फिर क्या होता? फिर तो वही होता कि एविडेंस आप कमजोर कर दीजिए, सबूतों के बिहाफ पे, बिना पे उस पे कोर्ट देखती है। कोर्ट तो सरेंडर, कोर्ट तो एक ही चीज के लिए तो कहती है कि भाई आप बताइए क्या क्या एविडेंस है, और ये एविडेंस किससे मांगती है? कोर्ट मांगती है पुलिस अधिकारियों से, उस जांच एजेंसियों से मांगती है कि आप बताइए क्या क्या आपने, क्या क्या सबूत है, क्यों आपने क्यों बेल नहीं दे रहे, क्यों उनको सजा देनी चाहिए। ये तो सारी चीजें तो जो नींव है हमारी, जो हमारा फाउंडेशन है, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना है, जो सारी चीजें सारे सबूतों के आधार पे हमें आगे किसी केस को चलाना है, ट्रायल चलाना है, वही अगर कमजोर कर दिया जाएगा तो फिर हो गया। फिर तो मैटर तो ये है कि आप ऐसे लोगों को बचाते रहिए और अपना पैसा, आपका जो आप इनकम टैक्स देते हैं, जो आप सरकार चलाने, जनता को देखभाल के लिए उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कायदे से रोहित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस मामले में अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए। अजय, एक बड़ा सवाल यह है कि सौरभ शर्मा के कई ठिकानों, या कहें कि सभी ठिकानों पर छापेमारी नहीं हुई, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद क्या अब इस मामले में कोई अपडेट, कोई सुगबुगाहट नजर आता है आपको अजय? देखिए, सबसे अहम सवाल जांच एजेंसियों से जुड़े हुए हैं इस मामले में। अमृत, ये समझना होगा कि जांच एजेंसियों का रवैया अभी तक का क्या है, क्योंकि पूरी कहानी जांच एजेंसियों के पाले में जा चुकी है अब। और सौरभ शर्मा के राजदार पुलिस के पास, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त और दूसरी अन्य जांच एजेंसियों के पास बहुत लिमिटेड है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जुड़े हुए बिहार जो जांच एजेंसियां वो अंधेरे में तीर चलाती हुई नजर आ रही, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो। जो घर पे मौजूद रहा बस वही मिल गया। एक तरीके से सौरभ शर्मा के जो अभी तक के कामकाज का तौर तरीका था, वो उसका मोडस ऑपरेंडी तमाम एजेंसियों को समझ में आ चुका है कि वो दस्तावेज और अपनी जितना भी ब्यौरा है, जितने भी चाहे जो नकदी की बात कर रहे हैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करता था, और जो गोल्ड होता था और आमतौर पर इन्हीं कारों में इसी तरीके से उनको रखा जाता था। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी लोकायुक्त को और तमाम जांच एजेंसियों को समझ में आ चुकी है। इस पूरे मामले में सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों तक नहीं है, ये पूरा मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और तमाम देश की जो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो दूसरे हैं उन तक भी ये पूरा मामला गया हुआ, और वो सीधे केंद्र से मॉनिटरिंग हो रही है इस पूरे मामले की। समझा जा सकता है कि कितना संवेदनशील मामला हो चुका है ये, लेकिन सौरभ अभी भी जो है तमाम जांच एजेंसियों के रडार से बाहर है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां आज भी ये दावे के साथ नहीं कह पा रही कि सौरभ दुबई में है, देश में है, या और किसी देश में शरण लेके बैठा हुआ है। लुकआउट सर्कुलर इस पूरे मामले में अमृत जरूर जारी हो चुका है, लेकिन लुकआउट सर्कुलर के बावजूद भी सौरभ का कोई ठिकाना अभी तक तमाम जांच एजेंसियों को, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य की हो, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। रोजाना नई नई कहानियां जरूर निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अहम सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि सौरभ कहाँ है, और सौरभ यदि गिरफ्त में आता है तो इस पूरे मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। दूसरी ओर सौरभ ने अपनी कानूनी प्रक्रियाएं जरूर शुरू कर दी हैं। न्यायालय में उसने अपना जमानती आवेदन देने शुरू कर दिए हैं, अग्रिम जमानत के लिए वो खारिज हो चुके हैं। उसके बाद और वक्त है, अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा लग रहा है अजय जैसे पूरा एक गेम जो है इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में चल रहा है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल इस घटना के बाद जो आम लोगों के जहन में आ रहा है, एजेंसी चाहे तो किसी मामले को कितना दबा सकती है या कितना बदल सकती है? देखो, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, अब एक पर्टिकुलर पहलू है, एक पर्टिकुलर चीजें हैं, अब उनको किस तरह से इवेल्युएट करती है तो एक्चुअली जांच एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी इस तरह की जो इकोनॉमिक रेड होती है, जहां भी आप पैसा आपको मिलता है या कैश मिलता है या ज्वेलरी मिलती है, एक पुलिस के ऊपर एक प्रेशर रहता है। जो अगर उनके पास प्रेशर है कि भाई इनको बचाना है या इस तरह का करना है, एक जनरल में ट्रेंड बता रहा हूं, उसमें यही आता है कि ऐसा है, आपने, मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज करो कहीं 1 करोड़ रिकवर किया, आप ऐसा करो आप केवल 10 लाख दिखा दो। एक तो प्रेशर में, एक दो तरह की चीजें, या तो प्रेशर में करे तब तो इसमें है प्रॉब्लम, या आपने सेल्फ मोटिव से करे तब भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में, जांच में गड़बड़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल करेंगे यस, तब कुछ नहीं होगा,
लेकिन जांच एजेंसीज को जो आप सीज करते हो, जो भी कैश या प्रॉपर्टी सीज करते हो, जी उसको इवेल्युएट करना ये तो जांच एजेंसी के ऊपर है, वो कितनी गहराई से उसको जांच करती है। अब जो भी अच्छा आइसोलेटेड मिले या कहीं भी कोई चीज मिले, उसको ईच एंड एवरी पहलू, एक एक चीज का जांच करना चाहिए। ये पर्टिकुलर आइटम यहाँ पर कैसा आया, इनके घर पे कैसा था, क्या इनका सोर्स था, क्या मोडस ऑपरेंडी था, किसने इनको पैसा दिया, कहाँ से आता था, किनको ये पैसे देते थे, कौन इसके सपोर्टर थे। ये तो एक्चुअली प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, ये हमेशा डिपेंड करता है पुलिस ऑफिसर्स पे और एजेंसी पे, सीनियर ऑफिसर्स की, उसको कितना प्रोफेशनली उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर वो सीरियस हैं तो प्रोफेशनली करेंगे, अगर वो मिले हुए हैं तो वास्तव में उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसी बिल्कुल। के और पास कहीं ना पावर कहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी एक पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे इस चीज को बदलने की कोशिश हो रही है। बहरहाल कार चालक और उसके रहस्यमयी कनेक्शन के साथ साथ कई और सवाल हैं जो अभी अधूरे हैं, और उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्द ही और भी अपडेट सामने आए। एक बड़ा खुलासा ऐसा लग रहा है जैसे अगर बेहतर तरीके से ईमानदारी से जांच की जाए तो परतें और भी खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित पांडे जी आपका, मुकेश मीणा जी आपका, और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए, और जिस तरीके से जो स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं या जो चीजें दिखाई जा रही हैं बाद में जो पहले का दावा था, उससे तर इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से मामले की जांच होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।